सीएमडीएम के सुराना साहब आपको आपके अब स्क्रीन पे नजर आएंगे। सुराना साहब की कंपनी एचपीसीएल के नंबर्स दिखा दीजिएगा, मैं उस पर नहीं जाता। सुराना साहब, सबसे पहला सवाल तो अच्छा वो एक अपडेट और है भाई, सरकार ने एक्साइज कट कर दिया, कई सारे राज्यों ने एक्साइज कट कर दिया, लेकिन वो खैर एक्साइज का पोर्शन है, सरकारी टैक्सेशन का पार्ट है। सुराना साहब, ये डिमांड इस समय कैसी है? लास्ट जब आपसे बातचीत हुई थी मुझे याद है, तब आपने कहा था प्री कोविड लेवल्स पे पेट्रोल पहुंच चुका है, डीजल अभी नहीं पहुंचा है, कुछ समय लगेगा। अब इस समय करंट स्थिति क्या है प्री कोविड के कंपैरिजन में, और वैसे भी इनहेरेंट डिमांड इस समय कैसी नजर आ रही है? अक्टूबर महीने में पेट्रोल जो प्री कोविड लेवल था, मतलब अक्टूबर 2019, उसके मुकाबले करीब 8% ऊपर है, और डीजल करीब 1.27% ऊपर है। एटीएफ अभी भी प्री कोविड लेवल पे करीब 65-66% के लेवल पर है। सो पेट्रोल और डीजल की डिमांड अक्टूबर मंथ में प्री कोविड लेवल से ज्यादा थी। यदि मंथ ऑन मंथ की बात करें तो सितंबर मंथ के मुकाबले पेट्रोल की डिमांड 5.8% ऊपर रही, डीजल की डिमांड करीब 20% ऊपर रही, और एटीएफ की डिमांड करीब 15% ऊपर रही। सो मंथ ऑन मंथ देयर इज ए इंक्रीज, और प्री कोविड लेवल पे भी पेट्रोल और डीजल की डिमांड उस स्तर पर है। यहाँ मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अक्टूबर महीने में डीजल की डिमांड एकदम से बहुत बड़ी थी, तो अक्टूबर 20 के मुकाबले कम लगती है, लेकिन ये प्री पेंडेमिक लेवल से ज्यादा है डीजल की डिमांड। पेट्रोल डीजल की डिमांड बढ़िया ट्रैक्शन दिखाती हुई। सुना सर, मार्जिन्स लेकिन इस क्वार्टर जिसको हम रिव्यू कर रहे हैं 80 बिप्स का, 80 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन है। लार्जली वो रिफाइनरी शटडाउन जो लिया था उसकी वजह से हुआ है, या क्योंकि आए दिन हम लोग पेट्रोल डीजल की दाम पेट्रोल पंप से बढ़ते हुए देख रहे थे, आपके मार्केटिंग मार्जिन्स जस के तस बने हुए हैं या उस पर भी कोई इंपैक्ट पड़ गया है? क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो जीआरएम में जो 80 बिप्स की जो आपने बताया, वो उसका कारण मोस्टली रिफाइनरी का शटडाउन, फ्यूल एंड लॉस जो मैंने बताया, क्योंकि जब क्रूड प्राइस ज्यादा होगी तो जो रिफाइनरी में आप फ्यूल यूज करते हैं उसकी प्राइस भी ज्यादा होगी, और जब शटडाउन लेंगे तो थ्रूपुट का डिनोमिनेटर कम रहेगा, तो फिक्स कॉस्ट जो है वो आपकी कम थ्रूपुट पे लोड होगी, तो उसके कारण आपका जीआरएम में इम्पैक्ट होता है। तो वो उसी का कारण है, उसका अलावा और कोई कारण नहीं, क्योंकि अदरवाइज तो प्रोडक्ट ट्रैक्स पिछले क्वार्टर से बेटर है। तो यदि हम शटडाउन नहीं लिए होते तो ये जीआरएम ऊपर होना ही था, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा जो मार्केटिंग जो बात है उसमें पंप प्राइसेस ज्यादा है, ये सही है, क्योंकि क्रूड प्राइसेस ज्यादा है, प्रोडक्ट ट्रैक्स ज्यादा है, और हमें डोमेस्टिक पंप प्राइस को उससे अलाइन करके चलना ही ठीक है। अच्छा, जो आपने कहा कि इससे नहीं, ठीक है। अच्छा, मैं सुना सर, एक इंपॉर्टेंट सवाल था, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं जो मैंने कहा नंबर से बियॉन्ड उस पर बात करना जरूरी है। एक वो COP26 जो इवेंट हुआ, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें इंडिया ने कमिट करा है 2070 तक नेट जीरो गोल। तो एक तो क्या फॉसिल फ्यूल्स अब पीक आउट होते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरा आप कैसे रियलाइन कर रहे हैं अपने बिजनेस को, अपने धंधे को इस चेंजिंग मैक्रो एनवायरनमेंट से रियलाइन कैसे कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जो COP26 में जो अनाउंसमेंट हुआ है कि 2070 तक नेट जीरो या जो कार्बन रिडक्शन की जो बात हुई है, देखिए जो ऑयल इंडस्ट्री है उसमें वो चेंज के साथ चेंज होती है। सो पहली बात तो ये है कि अभी कुछ दशकों तक, आने वाले कुछ दशकों तक ऑयल एंड गैस स्टिल कंटिन्यूज टू बी दी मेन स्ट्रेंथ ऑफ और एनर्जी सिस्टम। तो जो भी अभी रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से 2040 के पहले तो ऑयल पीक दिख नहीं रहा है, उसके बाद ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2070 का नेट जीरो उससे इसका डिसअलाइनमेंट, क्योंकि कंट्री की जो एनर्जी डिमांड है वो काफी ज्यादा है, और उसको पूरा करने के लिए हमें बहुत सारे तरीके की एनर्जी के फॉर्म्स की जरूरत है, और उसमें जितने भी अल्टरनेट एनर्जी आ रहे हैं वो उस डिमांड को पूरा करने में सहायता देगी। दूसरी बात है कि इवन फॉसिल फ्यूल ही कार्बन है ऐसा जरूरी नहीं है, या फॉसिल फ्यूल ही डर्टी है ऐसा भी जरूरी नहीं। उससे जब हम पेट्रोल या डीजल बनाते हैं तो जिस तरीके से बनाते हैं उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट लाए जा रहे हैं। जैसे आप पहले हम खुद अपने जीपीजी चला के करते हैं, आजकल इंपोर्ट पावर करके करते हैं, उसमें भी रिन्यूएबल पावर आ सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन जो रिफाइनरी होती है उसकी बात हो रही है, इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात हो रही है, जो इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए एग्री वेस्ट की बात हो रही है।
सीएनजी में हाइड्रोजन मिक्स होने की बात हो रही है। अभी थोड़े दिन पहले जो उज्ज्वला योजना थी, जिससे गैस जो वुड वगैरह जलाते हैं, वो एक था। फिर अभी सीएनजी पीएनजी आ रहा है, एलएनजी आ रहा है, सीएनजी में सीबीजी मिक्स होने की बात हो रही है। ये सभी चीजें जो COP26 के जो अनाउंसमेंट है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, उसको ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि जिससे ओवरऑल कार्बन रिडक्शन कम होता है, देश की एनर्जी डिमांड भी पूरी होगी, और एट द सेम टाइम द एनर्जी विल बिकम ग्रीनर। एचपीसीएल जैसी कंपनी, जैसा हमने बताया, हम एक एनर्जी कंपनी है, और देश की जरूरतों को, लोगों की एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में जो भी तरीका है वो हमें करना है, और हम उसको हमारे बिजनेस पोर्टफोलियो में इनकॉर्पोरेट करते हैं। और इसीलिए जैसे हमने थोड़े दिन पहले भी कहा था कि हम ईवी चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं करीब हमारे 5000 पेट्रोल पंप पे। अभी आज की तारीख में हमारे 322 पेट्रोल पंप पे ईवी चार्जिंग स्टेशन है। हम एलएनजी रिगैसिफिकेशन टर्मिनल लगा रहे हैं, ताकि गैस जो एक ब्रिज फ्यूल की तरह इन बिटवीन है, और लो कार्बन फ्यूल है, वो करेंगे। हमारी जो रिफाइनरीज है, जो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है, उसमें हमने जीटीजी नहीं लगाया। मुंबई रिफाइनरी में भी हमारा एक्सपेंशन में जीटीजी नहीं लगाया। हम मुंबई रिफाइनरी में काफी पावर जो है बाहर से लेते हैं, उसमें हम ग्रीन पावर भी लेते हैं या ले सकते हैं। हम अभी ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भी एक प्रोजेक्ट, एक पायलट प्रोजेक्ट वाइजैक रिफाइनरी में लगा रहे हैं। हमारी R&D में पूरी हाइड्रोजन जो यूज है वो ग्रीन हाइड्रोजन ही है। करीब 1 साल से हम लोग इलेक्ट्रोलाइजर बेस्ड हाइड्रोजन, हमारी जो बेंगलोर में R&D प्लांट है, उसमें यूज कर रहे हैं। सो एचपीसीएल इस चीज़ों को, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेगी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होंगे, एचपीसीएल इस एनर्जी वैल्यू चेन का हिस्सा रहेगी, और अपने आप को उसके हिसाब से एक कदम से कदम मिलाकर। अच्छा, चार्जिंग स्टेशंस की बात निकल के आई, तो टाटा पावर के साथ आपने करार किया। ये टाटा पावर से करार क्या हुआ है, कि मॉडल कैसे वर्कआउट होगा, इस डील के डायनामिक्स क्या है, एचपीसीएल कैसे कमाएगा, और टाटा पावर के अलावा भी क्या और कुछ इसी तरह के यूनिट के साथ आप लोग एग्रेसिवली बातचीत कर रहे हैं, टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं, या एक्सक्लूसिविटी है टाटा पावर के साथ? हाँ, हमारे कुछ और कंपनी से भी टाई अप हैं, और कुछ और कंपनी से भी चर्चा चल रही है। अच्छा, लेकिन टाटा पावर एक बड़ी कंपनी है, जिनकी एक टाटा ग्रुप का, टाटा मोटर्स, टीसीएस, टाटा पावर, इन सब का अपना इसमें एक पूरा इकोसिस्टम है। और एचपीसीएल का टाटा पावर के साथ करार भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। टाटा एक इम्पोर्टेंट कंपनी है। यस। तो उसमें अभी जो है फिलहाल वो एक ओपेक्स शेयरिंग मॉडल पे बात थी, जिसमें वो चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं, हमारे पेट्रोल पंप पे लगा रहे हैं, हम स्पेस दे रहे हैं, उसके एक अरेंजमेंट है। तो इस चीज को कुछ जगह अभी ऑलरेडी लगाया जा चुका है, आगे और कुछ जगह लगाया जा रहा है, और जैसे जैसे इकोसिस्टम आगे डेवलप होती है, इसमें और भी बढ़ती है। अच्छा, समय कम है सुराना सर, और 2 इंपॉर्टेंट सवाल मैं मिस आउट नहीं करना चाहता। पहला तो वो मर्जर को लेकर के अपडेट है, वो बात ठंडी पड़ गई है। एमआरपीएल के साथ मर्जर होना था, बातचीत तो ये चल रही थी कि फिर वो कंबाइंड एंटिटी ओएनजीसी से मर्ज होती हुई नजर आएगी। ये मर्जर का प्रोसेस पस्त पड़ गया है कुछ क्या? नहीं, ओएनजीसी एचपीसीएल की मर्जर की कभी बात नहीं थी। हाँ। एमआरपीएल का एचपीसीएल में इंटीग्रेशन की बात जरूर थी। उसके पहले बीच में एक और चीज हुई, जो ओएमपीएल और एमआरपीएल का मर्जर हुआ, क्योंकि ओएमपीएल एमआरपीएल और ओएनजीसी की सब्सिडियरी थी। हाँ। तो वो मर्जर अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, और अभी एमआरपीएल एचपीसीएल के बाद में आगे, इसके बाद में वो एक दूसरी कड़ी में देखेंगे। अच्छा, जाते जाते एक और सवाल सुराना सर, अब कई लोग कहते हैं ये ओएमसी बड़ा अंडर वैल्यूड स्पेस है, अंडर वैल्यूड सेक्टर है। अच्छा, इस स्पेस के लिए एक ट्रिगर बन रहा था वो बीपीसीएल का स्ट्रेटेजिक विनिवेश। बीपीसीएल बिकेगी ना सर? देखिए, इस विषय में तो मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसके बारे में बीपीसीएल या सरकारी महकमे ही आपको कुछ इस बारे में जानकारी दे सकते हैं। लेकिन ऑयल इंडस्ट्री या ओएमसी जो है इंडिया की, वो काफी मेरे ख्याल से प्रेशियस कंपनीज हैं। और काफी अच्छा भी परफॉर्म किए हैं जनरली। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक ओएमसी को बिलोंग करता हूँ, लेकिन जनरली मैं मानता हूँ कि इंडिया की डाउनस्ट्रीम ऑयल इंडस्ट्री ने ठीक ही परफॉर्म किया है। और जहाँ एक तरफ देश की जरूरतों को किसी भी सिचुएशन में, भले ही वो कोरोना जैसी स्थिति हुई, जबकि पूरी कंट्री लॉकडाउन में आ गई, फिर भी ओएमसीज 55 लाख सिलेंडर पर डे सप्लाई कर रही थी आप सब लोगों को। सो देश की जरूरतों को मीट करने का सवाल है,
फाइनेंशियली परफॉर्म करने का सवाल है, स्टेक होल्डर्स को वैल्यू क्रिएशन का सवाल है मेरे ख्याल से, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हाँ। बाकी तो बाजार ही सबसे अच्छा इसका जज है, और आप बाजार में हैं तो आप उसके बेटर जज हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इनमें वैल्यू है, और जो वैल्यू हमें आज दिखती है उससे इनकी वैल्यू मेरे ख्याल से ज़्यादा है। बाकी लेकिन ये इन्वेस्टर्स की का जजमेंट है, उनका प्रेरोगेटिव है, और मार्केट का जजमेंट है कि वो किस वैल्यू पे किस चीज़ को आकलन करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इनमें काफ़ी है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि इंडियन OMCs हैज इवॉल्व देमसेल्फ। आप भले BS6 की बात करें, जो कि एक जमाने में कोई सोचता था वो हो ही नहीं पाएगा 1 अप्रैल 2020 तक, लेकिन वो हुआ। उसका टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हुआ। BS3, BS4, BS6 सब कुछ टाइम पे हुए, टाइम से पहले। नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है। OMCs वाकई गजब की रही है। सुराना सर, हमेशा मजा आता है आपसे बात करके। पूरी इंडस्ट्री, कंपनी के बारे में समझने में इजी पड़ता है जब आपसे बातचीत होती है, आसान शब्दों में आप समझ जाते हैं। थैंक यू सो मच उसके लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार